आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता पोरबंदर गुजरात एक राजकोट के दीवान थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, अतः मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से महात्मा गांधी को जाना गया। महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतलीबाई था और इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ तो इनका नाम बाद में कस्तूरबा गांधी रखा जाता है। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। हीरालाल, मणिकलाल, देवदास और रामदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, मणिकलाल, देवदास और रामदास। इनके आध्यात्मिक गुरु थे वह थे रायचंद, और जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी एक विदेशी शिष्या भी रही थी, मैडलिन स्लैन, जो इंग्लैंड की रहने वाली थी। इनकी विदेशी शिष्या मैडलिन स्लैन, जो इंग्लैंड की रहने वाली थी, उन्हें महात्मा गांधी ने मीराबेन नाम दिया था। महात्मा गांधी का विवाह 1883 में, महात्मा गांधी का विवाह लगभग 14 वर्ष की अवस्था में। महात्मा गांधी का विवाह आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और शिष्या मैडलिन स्लैन, जिन्हें मीराबेन नाम दिया गया था। महात्मा गांधी के 1883 में महात्मा गांधी का महज 14 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया जाता है कस्तूरबा से। इनका विवाह हो जाता है। ये विवाह के कुछ वर्ष बाद 1888 में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो ये लंदन जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन जाते हैं। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं और 1891 में पढ़ाई पूर्ण करते हैं। 1891 में पढ़ाई पूर्ण कर ये भारत लौट आते हैं। 1891 में पढ़ाई पूर्ण करके भारत लौट आते हैं। 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई पूर्ण कर ये अपने घर चले आते हैं गुजरात चले आते हैं। तो ये अपने पिता के साथ पोरबंदर राजकोट में ये वकालत करने के लिए अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। किंतु इन्हें 1891 से और 93 तक कुछ केस मिलते हैं, तो इन्होंने एक भी केस नहीं जीत पाया। अर्थात महात्मा गांधी मिडिल नॉलेज के थे, अर्थात बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं थे और कमज़ोर भी नहीं थे, मध्यम लेवल के थे पढ़ाई लिखाई में। ये अपने पिता की 8वीं संतान थे, अर्थात अंतिम संतान भी थे। महात्मा गांधी जब इन्हें भारत में केस मिलना बंद हो जाते हैं, तो ये 1893 में एक अफ्रीका के एक व्यापारी अब्दुल्ला फर्रुख का केस लेकर अफ्रीका जाते हैं। तो महात्मा गांधी 1893 में फर्रुख अब्दुल्ला एक व्यापारी होता है, फर्रुख अब्दुल्ला का केस लड़ने अफ्रीका चले जाते हैं, अर्थात दक्षिण अफ्रीका। 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहीं ये 1894 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। ये 1894 में वहाँ ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये एक बार डरबन से प्रोटोरियो राजधानी, ये अब्दुल्ला फर्रुख का केस लड़ने के लिए डरबन से प्रोटोरियो ये रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होते हैं फर्स्ट श्रेणी में। और उसमें जब यात्रा कर रहे होते हैं तो उसमें ये कुछ गोरे लोगों द्वारा उतार दिए जाते हैं। ये डरबन से प्रोटोरियो के बीच मोरित्सबर्ग नामक स्थान पर, डरबन से प्रोटोरियो के बीच मोरित्सबर्ग नामक स्थान पर ये उतार दिए जाते हैं।
ये रंगभेद की वजह से उतार दिए जाते हैं, क्योंकि इनका रंग काला था और जो फर्स्ट श्रेणी पर जो यात्रा करते थे वह केवल गोरे लोग किया करते थे। तो इन्हें जब उतार दिया जाता है तो ये अब्दुल्ला फर्रुख का या फर्रुख अब्दुल्ला का केस ये लड़ने के बाद वहाँ पर निर्णय लेते हैं कि यहाँ पर मुझे काले लोगों को अधिकार दिलाना ही होगा। काले लोगों को अधिकार दिलाना होता और वहाँ पर भारतीयों की स्थिति सुधारनी होती थी। भारतीयों के लिए वीज़ा में आसानी दिलाने के लिए इन्होंने वहाँ एक आश्रम खोला जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस इन्होंने आश्रम खोला और यहीं से एक इन्होंने सर्वप्रथम समाचार पत्र निकाला। इन्होंने सर्वप्रथम समाचार पत्र निकाला वह था इंडियन ओपिनियन। इन्होंने सर्वप्रथम समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन निकाला। तो महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी और वहाँ पर भारतीय व्यक्तियों के वीज़ा बनने में आसानी प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी। वह करी थी इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस और इन्होंने एक अखबार निकाला था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला 1894 में। 1894 1903 में इन्होंने अफ्रीका में ही 1903 में इन्होंने अफ्रीका के डरबन में 1903 में इन्होंने अफ्रीका के डरबन नामक स्थान पर एक इन्होंने लॉ फॉर्म की स्थापना की। अफ्रीका के डरबन नामक स्थान पर इन्होंने लॉ फॉर्म की स्थापना की। 1904 में एक नए आश्रम की स्थापना जिसका नाम था फीनिक्स आश्रम। 1904 में इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। इन्होंने 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी और 1906 में इन्होंने काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए रंगभेद आंदोलन प्रारंभ किया। रंगभेद आंदोलन प्रारंभ किया। 1904 में इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी, वह डरबन में करी थी। अच्छा, और लॉ फॉर्म की जो स्थापना करी थी वह जोहान्सबर्ग अफ्रीका में करी थी। महात्मा गांधी ने लॉ फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग अफ्रीका में करी थी और इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना जो करी थी ये डरबन में करी थी। 1906 में इन्होंने रंगभेद पर आंदोलन चलाया और 1906 में जब इन्होंने रंगभेद पर आंदोलन चलाया था उस समय इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध या गोरे लोगों के विरोध में इन्होंने काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए रंगभेद पर इन्होंने आंदोलन चलाया था, वहाँ काले लोगों की दशा दयनीय थी। आज भी देश बहुत या दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका जैसे जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जो है, वहाँ आज भी काले और गोरे लोगों के बीच सरकारें बनती रहती हैं। अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वह काले लोगों के समर्थन की सरकार है और अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है वह गोरे लोगों के समर्थन की सरकार है। जो गोरे लोगों के समर्थन की सरकार है उसी के पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। अब वर्तमान में जो काले लोगों के समर्थन की जो सरकार है वह है जियो बिडेन की। वहाँ पर काले लोगों का जो अर्थात डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह गधा है और गोरे लोगों का चुनाव चिन्ह हाथी है। कहना चाहिए काले लोगों का जो चुनाव चिन्ह अर्थात डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह गोरा है अर्थात गधा है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी का गधा है और जो गोरे लोगों की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह काला है अर्थात रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह हाथी है। तो वहाँ पर अगर बात करी जाए तो दुनिया में आज भी गोरे लोगों काले लोगों के बीच और निम्न जाति और उच्च जातियों के बीच भेदभाव बने रहते हैं। इसी प्रकार से 1800 के या 19वीं सदी में अंग्रेज़ों का शासन पूरी दुनिया में था। बताया जाता है जहाँ से सूर्य निकलना प्रारंभ होता था और जहाँ तक सूर्य छिपता था उस सारे समूचे क्षेत्र में गोरे लोगों का शासन था अर्थात ब्रिटेन की सरकार चल रही थी, ब्रिटेन का अधिकार था उन सभी देशों पर।
तो वहाँ पर गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव था, उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने 1906 में रंगभेद आंदोलन चलाया। रंगभेद आंदोलन चलाया। जब इन्होंने गोरे लोगों के विरोध में रंगभेद आंदोलन चलाया और काले लोगों के समर्थन चलाया, तो इन्होंने गोरे लोगों की पोशाक का त्याग कर दिया। गोरे लोगों की पोशाक मतलब कोट पैंट। महात्मा गांधी ने 1906 में कोट पैंट को त्याग कर और इन्होंने धोती धारण करी थी। महात्मा गांधी ने जब रंगभेद आंदोलन प्रारंभ किया था, उस समय इन्होंने पश्चिमी पोशाक को त्याग दिया था और धोती धारण कर ली थी। तो 1906 के बाद 1908 तक इनके लगातार आंदोलन चलते रहे रंगभेद के विरुद्ध। जब आंदोलन चलते रहे तो 1908 में इन्हें वहाँ पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी को 1908 में पहली बार जेल का अनुभव प्राप्त हुआ। पहली बार जेल का अनुभव प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी ने पहली बार जो जेल गए थे वो 1908 में गए थे इन आंदोलनों के तहत। 1906 में इनका पहला आंदोलन था। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? रंगभेद का आंदोलन था। और महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कहाँ था? वह था अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। हाँ, महात्मा गांधी का अगर भारत में पहला आंदोलन या भारत में आंदोलनों में पदार्पण पूछा जाए तो चंपारण का था। भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह था, जबकि इनके जीवन काल का, महात्मा गांधी के जीवन काल का पहला आंदोलन था वह दक्षिण अफ्रीका में था, जो रंगभेद के विरुद्ध था। और चंपारण में था वह तिनगठिया पद्धति के विरुद्ध था। 1908 में पहली बार इन्होंने जेल का अनुभव प्राप्त हुआ। 1906 में इन्होंने रंगभेद आंदोलन चलाया था। उसी समय इन्हें पश्चिमी पोशाक को त्याग कर इन्होंने धोती कपड़ा पहनना प्रारंभ कर दिया था। 1913 में इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करी। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1913 में अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करी। महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे वो टॉलस्टॉय से हुए थे। अर्थात महात्मा गांधी के अगर जीवन पर बात करी जाए तो 3 विद्वानों का प्रभाव पड़ा था। महात्मा गांधी पर किसी का प्रभाव न पड़ा पूछा जाता है तो वो कार्ल मार्क्स थे। महात्मा गांधी के जीवन पर 3 लोगों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। वैसे महात्मा गांधी ने सर्वाधिक जो पुस्तकें पढ़ी थी वह 4 व्यक्तियों की पुस्तकें पढ़ी थी। वह 4 व्यक्ति कौन कौन थे आप देखेंगे। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करी थी, क्योंकि ये टॉलस्टॉय के व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित थे। अगर सर्वाधिक किसी पुस्तक की बात करी जाए तो ये अनटू दिस लास्ट पुस्तक जो रस्किन थी उससे प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी ने 4 व्यक्तियों की पुस्तकें और उनके जीवनी और उनके क्रियाकलाप पढ़े थे। वह थे रस्किन से भी प्रभावित थे ये, थोरेउ से भी प्रभावित थे महात्मा गांधी, और टॉलस्टॉय से भी प्रभावित थे, टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। और ये इन्होंने पढ़ा तो कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा था, लेकिन कार्ल मार्क्स का इनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो महात्मा गांधी के जीवन पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा? कार्ल मार्क्स के विचारों का महात्मा गांधी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा गांधी पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था या सर्वप्रथम जो प्रभाव पड़ा था वह पड़ा था टॉलस्टॉय से ये प्रभावित होकर इन्होंने सबसे पहले 1913 में इन्होंने अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करी थी। और ये एक पुस्तक से जो सर्वाधिक प्रभावित है, अगर किसी के व्यक्तित्व की बात करी जाती है टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए थे सर्वप्रथम, और सर्वाधिक प्रभावित हुए थे ये सर्वप्रथम महात्मा गांधी सर्वप्रथम टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए थे। और सर्वाधिक जो प्रभावित हुए थे वह रस्किन की पुस्तक थी जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। ये पुस्तक थी रस्किन की। तो महात्मा गांधी सर्वप्रथम जो प्रभावित हुए थे वह टॉलस्टॉय हुए थे, और जो सर्वाधिक प्रभावित हुए थे वह रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। और थोरेउ का भी इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन कार्ल मार्क्स के जीवन का महात्मा गांधी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जो एक पुस्तक है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की सर्वाधिक पुस्तक पूछी जाती है दास कैपिटल। फिलहाल महात्मा गांधी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अच्छा, दास कैपिटल जो पुस्तक है वह कार्ल मार्क्स की है। तो महात्मा गांधी ने 1913 में
टॉलस्टॉय से प्रभावित होकर टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करी और महात्मा गांधी 1915 9 जनवरी 1915 को भारत लौट के आते हैं। महात्मा गांधी 1901 में महात्मा गांधी प्रवास के दौरान भारत एक बार घूमने आए थे। प्रवास के दौरान मतलब अफ्रीका। महात्मा गांधी ने 1893 में ये अफ्रीका गए थे और पूर्ण रूप से जब आए थे तो ये 1915 में भारत पूर्ण रूप से आए थे। तो इन्होंने अफ्रीका में 21 वर्ष का प्रवासी जीवन व्यतीत किया था। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में 21 वर्ष का प्रवासी जीवन व्यतीत किया था। ये प्रवास के दौरान महात्मा गांधी भारत घूमने आए तो इन्होंने भारत में देखा था एक बहुत अच्छी संस्था चल रही थी जो थी कांग्रेस। तो महात्मा गांधी ने 1901 में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने प्रवास के दौरान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो कलकत्ता अधिवेशन भाग लिया था वह 1901 में लिया था। ये प्रवास के दौरान लिया था। 1901 में घूमने आए, 1901 में ही ये अफ्रीका के लिए वापस चले गए। अगर बात करी जाए महात्मा गांधी ने अध्यक्षता कब करी थी, यहाँ तो सदस्य के रूप में ऐसे ही भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी थी तो वह करी थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी, बेलगांव अधिवेशन में। तो 1901 में ये प्रवास के दौरान ये आए और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और 1901 में ही अफ्रीका के लिए वापस चले जाते हैं। फिर ये 1915 में महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को भारत आते हैं। अतः 9 जनवरी को भारत सरकार द्वारा प्रवासी दिवस मनाया जाता। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता? महात्मा गांधी के अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता। महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत में आए, अतः इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता। 9 जनवरी को जब भारत में आए थे ये सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर उतरे थे तो ये उतरे थे अपोलो बंदरगाह पर। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत जब आए थे तो ये 9 जनवरी को अपोलो बंदरगाह पर उतरे। फिर ये अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। तो महात्मा गांधी से गोपाल कृष्ण गोखले ने एक राजनीतिक राय दी थी कि आप भारत में पहले मुंह बंद कर और कान खोलकर 1 वर्ष तक भ्रमण करें चुपचाप। आप अंग्रेजों की स्थिति या गोरे लोगों की स्थिति या किसानों की स्थिति या दलितों की स्थिति यहाँ पर पहले देखकर तुरंत निर्णय ना लें। 1 वर्ष तक भारत में पहले आप घूमें और तब भारत के लिए किन के पक्ष में आपको जवाब देना, किन के पक्ष में रहना है उसका आप निर्णय लें। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी 1915 में आते हैं 1916 तक 1 वर्ष तक कान खोलकर और मुंह बंद कर भारत में भ्रमण करते हैं। भारत में भ्रमण करते हैं। फिर महात्मा गांधी ने 1916 में, क्यों इनके गुरु ने मुंह बंद करने का राय दी थी अर्थात मुंह बंद करने की सलाह दी थी, तो ये 1 साल तक मुंह बंद करे घूमते रहे। फिर उन्होंने 1916 में पहली बार उन्होंने अपना मुंह खोला था। कब? जब BHU का उद्घाटन होता था 1916 में। महात्मा गांधी ने 1916 में BHU के उद्घाटन में महात्मा गांधी ने 1916 में BHU बनारस हिंदू 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग के उद्घाटन के समय ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय ही ये इन्होंने अपने पहले भाषण दिए थे। अर्थात महात्मा गांधी ने अपना भारत में जो मुंह खोला था वह BHU में के उद्घाटन के समय खोला था। 1916 में फिर इन्होंने भारतीयों को 1916 में भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को या भारतीय युवाओं को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की सलाह दी। प्रथम विश्व युद्ध में जब शामिल होने की सलाह दी तो इनके कहने पर भारतीय युवा बड़ी मात्रा में अंग्रेजी सेना में शामिल होते हैं और युद्ध में भाग लेते हैं। जब इनके कहने पर बड़ी सेना में भारतीय शामिल हुए थे तो अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी से खुश होकर एक उपाधि दी थी इनकी, अंग्रेज़ों की महारानी ने वो दी थी केसर ए हिंद की। केसर ए हिंद की
भारतीयों को बड़ी मात्रा में शामिल होने की वजह से इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि दी। महारानी ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी 1916 में। 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ल ये राजकुमार शुक्ल थे, ये चंपारण बिहार के रहने वाले थे। चंपारण बिहार, ये एक किसान थे, बड़े जमींदार थे। चंपारण बिहार 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये चंपारण बिहार जाते हैं और वहाँ तीन गठिया पद्धति के विरुद्ध ये सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। वहाँ पर तीन गठिया पद्धति थी। 20 वर्ग गट्ठा में से 3 वर्ग गट्ठा अंग्रेजों के कहने पर अनिवार्य नील की खेती कराई जाती थी, जिसका कोई भुगतान नहीं किया जाता था, कोई लागत नहीं दी जाती थी। और वहाँ नील की खेती होने के कारण वहाँ की भूमि भी बंजर हो रही थी, तो वहाँ किसान बहुत दुखी थे, प्रताड़ित थे। तो राजकुमार के शुक्ल के कहने पर वहाँ पर ये त्रिगठिया पद्धति को खत्म किया। जब महात्मा गांधी के प्रयासों से त्रिगठिया पद्धति चंपारण में खत्म हो जाती है, तब रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो फिर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब दी गई थी? त्रिगठिया पद्धति को तोड़ने और चंपारण सत्याग्रह में सफलता प्राप्त करने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और इन्हें बापू भी कहा गया था। इनकी सभी उपाधियां मैं यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। इन्हें बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था और इन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और इन्हें अर्धनग्न फकीर जो कहा था ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ये प्रधानमंत्री था, ये ब्रिटेन का पीएम था, जो 1940 से 1945 तक रहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था और इन्हें मंगल बाबा खुदाई खिदमतगारों ने कहा था। खुदाई खिदमतगारों या लाल कुर्ती सेना ने। मंगल बाबा इन्हें खुदाई खिदमतगारों ने कहा। मंगल बाबा खुदाई खिदमतगारों को ही लाल कुर्ती सेना कहा जाता है, जिसका गठन अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो खुदाई खिदमतगारों या इन्हें लाल कुर्ती सेना। तो खुदाई खिदमतगार का जो गठन किया था ये अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना गया था। खुदाई खिदमतगारों की सेना को ही लाल कुर्ती सेना कहा गया था। इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी को मंगल बाबा की उपाधि दी थी। मंगल बाबा की उपाधि दी। महात्मा गांधी ने 1918 में महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया जो लगान के विरुद्ध था। खेड़ा सत्याग्रह लगान के विरुद्ध था। यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और सूखा भी पड़ी थी। यहाँ पर कृषि में कुछ उत्पादन नहीं हो रहा था। उसके बाद भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में और अधिक % का टैक्स वसूला जा रहा था। तो यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया, जहाँ किसानों को टैक्स से मुक्ति दिलाई। और 1918 में ही अहमदाबाद में इन्होंने मिल मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए
की मजदूरी, मिल मजदूरों की मजदूरी में 35% बोनस बढ़ाने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल भी रखी थी, भूख हड़ताल भी रखी थी। तो महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ये किसानों के साथ था। किसानों पर फसल बर्बाद होने के बाद भी जबरन टैक्स वसूला जाता था, कर लिया जाता था, तो इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया जिसमें किसानों को इस टैक्स से मुक्त कराया। 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के बोनस या मजदूरी बढ़ाने के लिए 35% मजदूरी बढ़ाने के लिए भूख हड़ताल रखी। ये 24 दिन की भूख हड़ताल रखने के बाद इनकी बात मान ली गई। महात्मा गांधी जो भी आंदोलन करते जाए इनके सफल होते जा रहे हैं, इनकी बात मान ली गई। 1918 में 1919 में इन्होंने भारत में 1919 में इन्होंने भारत में 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1919 में इन्होंने नवजीवन और यंग इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। 1919 में महात्मा गांधी नवजीवन एवं यंग इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। ये भारत के थे। इससे पहले इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने अफ्रीका में निकाला था। भारत में ये 2 निकाले। इन्होंने नवजीवन और यंग इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले 1919 में। और इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। 1919 में ही इन्होंने ब्रिटेन की महारानी द्वारा दी गई उपाधि केसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दी। केसर ए हिंद की उपाधि वापस करने के बाद इन्होंने 1920 में ही अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग न करने के कारण एक आंदोलन चलाया था, वह था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। 1922 में असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा गोरखपुर के चौराचौरी नामक स्टेशन पर 20+1 अर्थात 21+ कर्मियों को एक चौकी में बंद कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई, जिसमें बड़ी मात्रा में हिंसा हुई अर्थात 21 व्यक्ति यहाँ पर मारे गए। 21 पुलिसकर्मी ब्रिटिश के मारे जाते हैं। जब मारे जाते हैं तो ये असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो इस बात पर सुभाष चंद्र बोस नाराज भी हो जाते थे। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया था तब महात्मा गांधी को फिर भी दोष का करार दिया और इन्हें दोषी करार देकर 6 साल की सज़ा सुनाई गई। महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार कर इन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई तो यरबदा जेल में सुनाई गई थी। यरबदा जेल में इन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई। इन्होंने उसमें भोजन नहीं खाया, उपवास रखा, तो इनकी 2 साल बाद इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। महात्मा गांधी की तबीयत खराब हो जाने के बाद इन्हें 1924 में महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, किंतु 2 वर्ष बाद 1924 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1924 में जब रिहा कर दिया जाता है तो महात्मा गांधी पुनः असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं 1924 में। तो असहयोग आंदोलन भारत में 2 चरणों में प्रारंभ हुआ था। एक 1920 में प्रारंभ हुआ था, दूसरा चरण 1924 में प्रारंभ हुआ था। और असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था? वह लिया गया था 1922 में। किस घटना के बाद? वह ली गई थी चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। 2 वर्ष बाद 1922 में वापस ले लिया गया था। तो 1920 में केसरी हिंद की उपाधि वापस कर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो केसर ए हिंद की उपाधि किस आंदोलन से पहले वापस कर दी गई थी? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी गई थी। किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस करी थी? वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस करी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था। वह अंग्रेजों की तरफ से किया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मरे हैं, ठीक ना। तो ये आयोग जो गठित किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हंटर आयोग।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग आया था, हंटर आयोग। हंटर आयोग ने लगभग 380 व्यक्तियों के मरने की पुष्टि करी थी, लेकिन भारतीयों द्वारा एक यहाँ पर जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी ने लगभग 1100 व्यक्तियों को तत्काल वहीं पर मरने की रिपोर्ट जारी करी थी, और अंग्रेज़ों द्वारा हंटर आयोग ने मात्र 380 व्यक्तियों के मरने की रिपोर्ट जारी करी थी। लेकिन 380 व्यक्ति भी बहुत थे हमारे भारतीय, 380 व्यक्तियों की रिपोर्ट जारी करी थी। अच्छा, एक हंटर आयोग आया था, एक कभी आया था लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग किस लिए आया था? वह बाबरी मस्जिद गिराने की जांच करने के लिए आया था। और कभी एक आयोग और बना था, ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग क्यों बना था? वह इंदिरा गांधी की मृत्यु की जांच करने के लिए ठक्कर आयोग आया था। तो आप हंटर आयोग, लिब्राहन आयोग और ठक्कर आयोग, इन आयोगों का आप याद रखेंगे। ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी जी द्वारा, और 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, किंतु 1922 में महात्मा गांधी को जेल की सज़ा सुनाई गई। 1924 में महात्मा गांधी को पुनः रिहा कर दिया गया। 1924 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ किया। द्वितीय चरण 1924 में प्रारंभ किया। 1925 में महात्मा गांधी ने एक आत्मकथा का प्रकाशन कराया था अपनी। 1925 में महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 1925 में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 1925 में महात्मा गांधी की एक पुस्तक थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अर्थात इसे इंग्लिश में लिखा गया था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। ये इनकी नवजीवन भी इनकी आत्मकथा थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा थी। आत्मकथा महात्मा गांधी ने इसका प्रकाशन किया 1925 में। 1923 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना करी अहमदाबाद में। 1923 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में करी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की। 1930 में उसमें नमक पर भी कर लिया जाता था, तो नमक कर को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से अहमदाबाद के दांडी नामक स्थान पर, तो साबरमती आश्रम से दांडी अर्थात अहमदाबाद तक इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ करी थी। वह 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च को प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच महात्मा गांधी के साथियों ने कितने किलोमीटर चले थे? 378, कभी कभी 388 भी माना जाएगा। 378 किलोमीटर की दूरी तय करी और इसमें महात्मा गांधी के साथ थे 78 सहयोगी। महात्मा गांधी के साथ 78 सहयोगी थे। इसमें भी सर्वाधिक महिलाओं का योगदान था। महात्मा गांधी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे और एक उप नेतृत्वकर्ता थी, वह थी सरोजिनी नायडू। एक थी सरोजिनी नायडू, एक सरोजिनी नायडू इनकी उप नेतृत्वकर्ता थी। अर्थात महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू दोनों व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में 80 लोग शामिल थे। 78 सहयोगी थे और 2 व्यक्ति स्वयं थे। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को रोका जाता है और अंग्रेजों द्वारा इस पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, किंतु दांडी यात्रा में दांडी यात्रियों पर गोली चलाने का आदेश ब्रिटिश अधिकारी द्वारा दिया जाता है, किंतु यहाँ पर एक गढ़वाली रेजिमेंट को आदेश दिया जाता है। तो गढ़वाली रेजिमेंट के जो प्रमुख होते हैं अमीचंद, गढ़वाली रेजिमेंट के प्रमुख थे
अमीचंद। अमीचंद ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अमीचंद ने ये गढ़वाली रेजिमेंट। दांडी यात्रा, पहले तो अंग्रेजों को लगती है कि दांडी यात्रा ये कुछ नहीं, खेल कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बाद में पता चलता है कि दांडी यात्रा जब ये 12 मार्च से चलना प्रारंभ होती है और बहुत बड़ी यात्रा बन जाती है, कई लोग इसमें साथी हो जाते हैं, लेकिन प्रारंभ से अंत तक चलने वाले जो व्यक्ति होते थे वह कुल 80 थे। बीच में बहुत लोग शामिल भी हुए थे और जगह जगह पर बीच में छूटते भी गए थे। तो यहाँ पर दांडी यात्रा में जो प्रमुख महिला जो साथी थी वह थी सरोजिनी नायडू। यहाँ पर दांडी यात्रा पर गोली चलाने का आदेश गढ़वाली रेजिमेंट के प्रमुख को दिया जाता है, तो उसके प्रमुख होते हैं अमीचंद। अमीचंद गोली चलाने से इनकार कर देते हैं तो महात्मा गांधी को फिर गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है। तो एक अन्य कोई रेजिमेंट के सैनिक आते हैं और वह महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद दांडी यात्रा का नेतृत्व सरोजिनी नायडू द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद दांडी यात्रा का जो नेतृत्व किया गया था वह सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था। इन्होंने अहमदाबाद के दांडी नामक स्थान पर जाकर इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा और नमक कर जो लिया जाता था उसे यहाँ पर मुक्त कराया नमक कर से। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो विशेष सहयोगी थी या प्रमुख साथ देने वाली एक महिला थी जिसका नाम था गोडेल्यू। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी का विशेष साथ देने वाली जो महिला थी वह थी गोडेल्यू। ये एक छोटे से राष्ट्र की एक रानी भी थी, फिर भी इन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा रानी कहा गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विशेष सहयोगी गोडेल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, 1930 में दांडी यात्रा होती है। उसके बाद 1931 में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जब लंदन जाते हैं तब लोगों को मंशा होती है कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी माफ़ी की हो सकता है गांधी जी चर्चा करें, लेकिन महात्मा गांधी ने इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं करी। तो 1931 में ये जब कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने जाते हैं तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस अधिवेशन। तो 1931 में 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, 1930 में ही दांडी यात्रा चली थी और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी लंदन में शामिल होने गए थे, उसके बाद ये 1931 में आते हैं, ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेते हैं। उसमें कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो महात्मा गांधी को किस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे? महात्मा गांधी को कराची अधिवेशन में झंडे दिखाए गए थे। उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता उसमें कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में अध्यक्षता कर रहे थे। 1932 में महात्मा गांधी का 1932 में महात्मा गांधी का B.R. अम्बेडकर से समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी द्वारा 1932 में ही हरिजन संघ की स्थापना करी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा 1932 में हरिजन संघ की स्थापना करी गई और महात्मा गांधी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ये ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया गया था। ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इन आंदोलनकारियों पर लगातार गोलियां चलाई गई और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को क्रमशः गिरफ्तार किया जा रहा था। जब यहाँ पर महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे, इन्हें आगा खां पैलेस पुणे मुंबई में
आगा खां पैलेस पुणे मुंबई में बंदी बनाया गया। महात्मा गांधी को उस समय जेल में नहीं रखा गया था। वैसे महात्मा गांधी ने सर्वाधिक भारत में जो जेल में व्यतीत किया था समय, वह किया था एरबदा जेल में। इसलिए महात्मा गांधी ने एरबदा जेल को मंदिर की भी संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी? एरबदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी। किंतु 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब महात्मा गांधी गिरफ्तार किए जाते हैं तो इन्हें किसी जेल में न रखकर इन्हें आगा खां पैलेस में इन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। आगा खां पैलेस उस समय मुंबई पुणे में था। यहाँ मुंबई पुणे में आज भी आगा खां पैलेस है, मुंबई पुणे में था। भारत छोड़ो आंदोलन में गोलियां चलने के बाद भी वहाँ पर एक क्रांतिकारी था मतांगना हजारा। एक क्रांतिकारी था मतांगना हजारा। मतांगना हजारा ने तड़ातड़ गोलियां चलने के बाद भी वहाँ पर तिरंगा झुकाया नहीं था। तिरंगा नहीं झुकाया था। महात्मा गांधी का सभी कार्यों में इनका अंतिम उपाय हुआ करता था, वो हड़ताल हुआ करता था। महात्मा गांधी का अंतिम उपाय हड़ताल हुआ करता था और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा अस्त्र और हथियार जो काम किया करता था वह उपवास किया करता था। महात्मा गांधी अपनी बात मनाने के लिए पहले अपने विचार को रखते थे। जब इनके विचार नहीं माने जाते थे तो ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, अर्थात उपवास। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार उपवास था और महात्मा गांधी का अंतिम उपाय हड़ताल हुआ करता था। ये हड़ताल पर बैठ जाया करते थे। महात्मा गांधी वैसे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा में पुजारी थे और सर्वाधिक विश्वास रखते थे सत्य और अहिंसा पर। तो महात्मा गांधी एक पंक्ति गाया करते थे जिससे महात्मा गांधी को संतुला मिला करती थी, महात्मा गांधी को सांत्वना मिला करती थी। वह पंक्ति लिखी हुई थी दिगंबर विष्णु पुलस्कर की। वह पंक्ति कौन सी थी? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी को सर्वाधिक सांत्वना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान गाना गाया करते थे। तो इन्हें सांत्वना मिला करती थी। ये पंक्तियाँ किनकी लिखी हुई थी? ये दिगंबर विष्णु पुलस्कर की लिखी हुई थी। महात्मा गांधी को विलियम माउंटबेटन ने पूरा फोर्स के रूप में माना था। इन्होंने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। महात्मा गांधी को एक व्यक्ति पूरा बाउंड्री पर फोर्स के बराबर है। तो विलियम माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से पुकारा। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, अतः कहा करते थे कि गलत हमें कभी सही उद्देश्य की ओर नहीं ले जा सकता। ये गलत कार्य करने से मना किया करते थे। ये कहते थे गलत हमें कभी सही उद्देश्य की ओर नहीं ले जा सकता। तो भारतीय विद्वानों द्वारा महात्मा गांधी में कहा गया था कि संतों में राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों में संत के रूप में महात्मा गांधी को देखा था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों का जब बहिष्कार किया था तभी इन्होंने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का त्याग ही इनके लिए सबसे बड़ा, किनके लिए? अंग्रेजों के लिए विदेशी वस्तुओं का त्याग ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, उनके साथ बर्बादी का सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ये मुस्लिमों को अलग नहीं होने देना चाहते थे। तो 14 अगस्त 1946 को मतलब आज़ादी के 1 साल और 1 दिन पहले एक बड़ी हिंसा भड़की हिंदू और मुस्लिम में पाकिस्तान की मांग को लेकर। तो 14 अगस्त 1946 को हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का जिसमें हजारों हिंदू मुस्लिम काट के रेल में भर दिए गए थे। किसी मूवी में भी दिखाया गया है कि उस समय यहाँ के अध्यक्ष 1946 से अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार में यहाँ पर गवर्नर बनाए गए थे विलियम माउंटबेटन और अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। जब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान अपना क्षेत्र अलग कवर कर लेते हैं तो जब पाकिस्तान से रेलगाड़ी जब आती है तो उसमें कई व्यक्तियों को काट के भर दिया जाता है और एक पोस्ट लगा के भेज दिया जाता है कि जवाहरलाल या नेहरू के लिए विशेष तोहफा, इस प्रकार का था। फिलहाल जब 14 अगस्त 1946 को जब बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, यहाँ हजारों संख्या में लोगों का कत्ल कर दिया जाता है हिंदू मुस्लिम दंगे में,
तो उस समय महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम दंगे के बीच शांत वार्ता कराने के लिए ये गए हुए थे बंगाल में, ये नोआखली में। उस समय महात्मा गांधी नोआखली में थे। तो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत कराने के लिए कहाँ गए हुए थे? ये नोआखली बंगाल में गए हुए थे। जब नोआखली में गए हुए थे उस समय महात्मा गांधी का विशेष सचिव कौन था? विशेष सचिव था यहाँ पर प्यारेलाल। महात्मा गांधी का विशेष सचिव था प्यारेलाल। वैसे महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों और सभी क्रियाकलापों में, सभी सत्याग्रहों में, सभी कार्यों में जो विशेष सचिव हुआ करते थे वह हुआ करते थे जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज इन्हें अपना बेटा समझते थे। महात्मा गांधी जमुनालाल बजाज को अपना बेटा समझते थे। ये एक सचिव थे और पत्रकार भी थे। तो महात्मा गांधी के सभी कार्यों में जो विशेष सचिव रहे थे वो जमुनालाल बजाज रहे थे। इन्हीं जमुनालाल बजाज ने अभी 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस करी थी। तो महात्मा गांधी के सभी कार्यों में विशेष सचिव रहते थे वो जमुनालाल बजाज रहते, जिन्हें अपना छोटा बेटा माना करते थे महात्मा गांधी। लेकिन जब नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे को महात्मा गांधी जब शांत करा रहे थे उस समय इनके विशेष सचिव थे प्यारेलाल। लेकिन किंतु 1946 में ये दंगा भड़का था, तब नोआखली में थे। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर तिरंगा लहरा रहे थे, उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता के बेलाघाट में हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत करा रहे थे। कलकत्ता के कहाँ पर? बेलाघाट में। तो 14 अगस्त 1946 को जब हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का था तब महात्मा गांधी ने शांति वार्ता कहाँ कराई थी? नोआखली में कराई थी। ये हिंदुओं और मुस्लिमों के व्यक्तियों के बीच इन्होंने एक छत के नीचे इन्होंने अपना समय व्यतीत किया था और शांति वार्ता कराई थी 1946 में। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद होता उस समय भी बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का होता और कई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मारे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम जब बड़ी संख्या में मारे जाते हैं तो महात्मा गांधी उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत कराने के लिए उस समय पश्चिम बंगाल कलकत्ता के बेलाघाट पर रुके हुए होते हैं और हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत वार्ता करा रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से संदेश भेज देते हैं कि आप तब तक भारत की आज़ादी का, क्यों कि 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में या 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की डेट माउंटबेटन द्वारा तय कर दी गई थी। माउंटबेटन ने यह समय निश्चित इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा कभी जर्मनी भी इसी डेट पर 15 अगस्त को ही छोड़ा गया था। जर्मनी भी 15 अगस्त को ही छोड़ा गया था। इसलिए माउंटबेटन द्वारा जो 15 अगस्त थी वह अंग्रेज़ों को छोड़ने के लिए शुभ दिन था और भारतीयों को लिए भी शुभ दिन माना गया था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद करने का तिथि निश्चित करी गई थी। लेकिन उस समय पाकिस्तान के निर्माण का कोई समय तिथि निश्चित नहीं किया गया था। तो भारत तो आज़ाद हो रहा था, भारत का निर्माण होने वाला था 15 अगस्त 1947 को और मुसलमानों के हक में किसी प्रकार का कोई देश नहीं बन रहा था। तो इस बात में अपने पाकिस्तान को लेकर मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में दंगा होता है, इसमें कई कत्ल कर दिए जाते हैं। तो महात्मा गांधी उस समय कोलकाता के बेलाघाट में हिंदू मुस्लिम दंगे की शांत वार्ता करा रहे होते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे की जब शांत वार्ता करा रहे होते हैं उसी समय ये जवाहरलाल नेहरू के पास संदेश भेज देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश हर हालत में आज़ाद होना चाहिए, मैं हूँ या ना हूँ। आप मध्य रात्रि में आप लाल किले के ऊपर स्वतंत्रता का तिरंगा लहरा दें। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा मध्य रात्रि में तिरंगा लाल किले पर लहरा दिया जाता है और आज़ादी की घोषणा कर दी जाती है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है जिस दिन मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की घोषणा दिल्ली लाल किले से कर रहे थे उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? उस समय महात्मा गांधी भाई कलकत्ता के बेलाघाट में हिंदू मुस्लिम दंगे की शांत वार्ता करा रहे थे। जब 14 अगस्त 1946 को हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का था तब महात्मा गांधी ने इनकी शांत वार्ता कराने के लिए एक छत के नीचे मुस्लिमों के साथ जो हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ जो रात बिताई थी या समय व्यतीत किया था वह कहाँ किया था? वह नोआखली में किया था। नोआखली और बेलाघाट दो अलग अलग स्थान है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा, ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक सदस्य होते हैं नाथूराम गॉडसे। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब हत्या कर दी जाती है तो गॉडसे बाद में स्वयं भी अपने आप को पछतावा करते हैं। तो इनके ऊपर कई व्यक्तियों ने पंक्तियाँ भी लिखी गई हैं।
हाय राम हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गए हमारे ही हाथों से मेरे राष्ट्रपिता परलोक।